हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा जारी किए गए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इसमें से प्रश्न जो है 50% से अधिक आ सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो प्रत्येक एक एक अंक के हैं। तो पहला प्रश्न इसमें है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस से। दूसरा है कि ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिउसेपी मोत्सनी। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? तो रिचर्ड आर्कराइट ने। फिर नेक्स्ट है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो इसमें हो जाएगा कि कीमतों का गिरना यानी अ। फिर नेक्स्ट इसमें हो जाएगा कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? तो इसका उत्तर होगा बाइबिल। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? तो इसका उत्तर होगा जैविक बनावट। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो इसका उत्तर शिक्षा हो जाएगा। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है इसका कारण। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भाखड़ा नांगल जो नदी है बांध है, ये सतलज नदी पे है। हीराकुंड महानदी, सरदार सरोवर नर्मदा और टिहरी भागीरथी। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा भाखड़ा का क का जो होगा तीसरा, तो क का तीसरा इन दोनों में है। फिर ख हीराकुंड इसका 4, तो ये 4 इसमें, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 100। इसका उत्तर 100 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न इसमें हो जाएगा कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है? तो इसमें हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप में, इसमें प्रश्न में थोड़ा सा गलती दिया है, इसको देना चाहिए कि नहीं है। तो जब नहीं होगा तो इसमें उत्तर हो जाएगा केवल क, और है तो इसमें ये तीनों हो जाएंगे ख ग घ। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यम का स्वामित्व। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो भूक्षरण का मतलब होता है कि भूमि का अनुपजाऊ होना। फिर अगला प्रश्न है इसमें कि मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि संकटग्रस्त जाति। फिर अगला प्रश्न इसमें हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अधिक मजदूरी देना। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका प्रभाव हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद खंड ब है। खंड ब में
वर्णनात्मक प्रश्न है, उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है और इसमें 2-2 अंक के हैं ये। जैसे पहला प्रश्न हो गया प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा प्रश्न इसमें अथवा करके है। तो दोनों में से कोई एक हमको एग्जाम में करना है, लेकिन इसका उत्तर हम दोनों का बताएंगे। तो इसमें 2 कारण पूछा है, इसलिए ये 2-2 अंक के हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी के कारण। इसमें पहला हो जाएगा कि युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थितियां। प्रथम युद्ध के समय सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिक प्रसार किए गए। युद्ध के बाद उद्योग अपनी सामान्य स्थिति में आ गए। सैनिक व युद्ध संबंधी माल की मांग में तीव्र कमी के कारण आर्थिक महामंदी का जन्म हुआ। दूसरा है कि कृषि में अधिक उत्पादन। तो महामंदी के लिए उत्तरदायी घटकों में से एक कृषि संबंधी अति उत्पादन भी था। इससे कृषि वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आई। कीमतें घटने से कृषि संबंधी आय भी घट गई, जिसके कारण किसानों ने अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की ताकि वे अपने समग्र आय स्तर को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में उत्पादों को बाजार में ला सके। इससे बाजार में कृषि उत्पादों की आमदनी बढ़ी, कीमतें और नीचे चली गईं और खरीदारों के अभाव में उपज सड़ने लगी। अथवा वाला भी प्रश्न करते जाएंगे। इसको एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही करेंगे। फिर से बता दें कि 2 प्रश्न दिए हैं, अगर बीच में अथवा दिया है तो इन दोनों प्रश्न में से कोई एक ही प्रश्न हम का उत्तर लिखेंगे। लेकिन ये मॉडल पेपर है, इसलिए मैं इसके पूरे प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ। तो अगला प्रश्न इसमें हो जाएगा कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। पहला हो जाएगा कि व्यापार पर प्रभाव। 1928 से 1934 के बीच महामंदी ने भारतीय व्यापार को गंभीर रूप से प्रभावित किया। आयात और निर्यात में लगभग 50% की गिरावट आई। इस दौरान गेहूं की कीमतें भी 50% तक कम हो गई। इसके बाद दूसरा है कि कृषि पर प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों को महामंदी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। बंगाल में जूट उत्पादकों पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा। जूट की कीमतों में 60% तक गिरावट आई, जिससे किसान बर्बाद हो गए और कर्ज के जाल में फंस गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सत्ता की साझेदारी का महत्व। सत्ता की साझेदारी प्रत्येक समाज में आवश्यक है, चाहे वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए सत्ता का विभाजन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह लोकतंत्र की आत्मा है। तो लोकतंत्र का उद्देश्य। लोकतंत्र का मूल अर्थ है शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के बीच सत्ता का न्यायपूर्ण बंटवारा। वैध सरकार वही मानी जाती है जिसमें सभी समूहों को उनकी भागीदारी के माध्यम से शासन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। सर्वजन हित की भावना। तो सत्ता को अपनी नीतियां निर्धारित करते समय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को अपनाना चाहिए। यही कारण है कि लोकतांत्रिक शासन में अधिक से अधिक लोगों की साझेदारी भी और भागीदारी को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। सर्वजन आधुनिक लोकतंत्र में आवश्यकता। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी से भी सभी समूह स्वयं को प्रशासन का हिस्सा मानते हैं। इससे सामूहिक प्रयास और सफलता की संभावना बढ़ती है। इस प्रकार सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को सशक्त और संतुलित बनाती है। वाला प्रश्न है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जाति में राजनीति की भूमिका। एक अकेली जाति सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए अधिक राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए वह अन्य जातियों और समुदायों के साथ सहयोग और समझौते का प्रयास करती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें कि इस प्रक्रिया में जातियों के बीच संवाद और मोल तोल बढ़ता है। इस तरह
जाति में राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो विश्व भर की राजनीति में भी देखने को मिलती है। इसके बाद है कि राजनीति में जाति की भूमिका। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा कि सरकार गठन के समय राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। दूसरा है कि चुनाव में जातिगत भावनाओं को उकसाकर राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवार अपना समर्थन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी कारण कुछ पार्टियां खास जातियों के प्रतिनिधि के रूप में देखी जाती है। किसी भी संसदीय क्षेत्र में एक ही जाति का बहुमत नहीं होता, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए कई जातियों और समुदायों का समर्थन हासिल करना पड़ता है। तो इन बिंदुओं से स्पष्ट है कि राजनीति और जाति एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं और राजनीति में जाति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 3 है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इसके कोई दो कारण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। 8वां का प्रश्न है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? दो कारण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि परिवहन और संचार के साधनों को किसी राष्ट्र और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, क्योंकि ये साधन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसी राष्ट्र के विकास की पहचान है। परिवहन और संचार व्यापार के विस्तार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। परिवहन और संचार के विकास ने वैश्वीकरण को जन्म दिया है। संचार और परिवहन में तेजी से वृद्धि ने हर देश के लोगों की जीवन शैली में सुधार किया है। रेलवे, जल मार्ग, वायु मार्ग, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट ने दुनिया को हमारे दरवाजे पर ला दिया है और सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दिया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में परिवहन और संचार के उन्नत साधनों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मदद मिली है। किसान कम समय में अपने माल का परिवहन करने और अधिक पूंजी अर्जित करने में सक्षम है। भारत अपने बेहतर वायुमार्ग और रेलवे के कारण भी पूरी दुनिया में अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उदाहरण चीन, बांग्लादेश और भारत जैसे देश। ये देश सस्ते विनिर्माण स्थानों का लाभ भी प्रदान करते हैं। दूसरा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने माल की उत्पादन लागत को कम रखने के लिए कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन स्थापित करती हैं। तीसरा हो जाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी अपने विनिर्माण सामानों के लिए निकटवर्ती बाजारों की आवश्यकता होती है, जिससे माल के उत्पादन की लागत कम हो जाती है। 8वां का प्रश्न है इसमें कि अच्छे बाजार के किन्हीं दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अच्छे बाजार ऐसे बाजार होते हैं जिनमें खरीदार और विक्रेता दोनों वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। अच्छे बाजार के लक्षण निम्न हैं। मूल्य में सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारक शामिल होने चाहिए ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों संतुष्ट हो सके। दूसरा हो जाएगा कि सूचना की उपलब्धता। एक अच्छे बाजार में सटीक और समय पर जानकारी होनी चाहिए
ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों त्वरित और सूचित निर्णय ले सकें। तीसरा इसमें हो जाएगा तरलता। एक अच्छे बाजार में पर्याप्त तरलता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में संपत्ति को तत्काल उस कीमत पर खरीदा या बेचा जा सकता हो जब किसी संपत्ति को शीघ्र बेचने या खरीदने की आवश्यकता हो।